हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल। दोस्तों, इस चैप्टर को लिखा है नानी पालखीवाला ने और ये चैप्टर एक आर्टिकल है जो कि 24 नवंबर 1994 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था। और इस आर्टिकल के अंदर नानी पालकीवाला ने पृथ्वी के गिरते हुए स्वास्थ्य स्तर के बारे में चिंतन व्यक्त किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। इसकी समरी को काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और फिर बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, यानी बीमार ग्रह पृथ्वी के, यानी इस चैप्टर के अंदर पृथ्वी जो है उसे बीमार ग्रह बताया गया है और ग्रीन मोमेंट्स रोल और हरित आंदोलन का क्या रोल था, क्या भूमिका थी, उसके बारे में थोड़ा सा इसके अंदर बताया गया। देख लेते हैं चैप्टर क्या है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में द राइटर रेजेस एन इशू टूवर्ड्स द डेटेरियोरेटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, यानी इस चैप्टर में राइटर जो है, लेखक जो है, उसने इस इशू को उठाया, इस मुद्दे को उठाया। किस मुद्दे को? पृथ्वी के गिरते हुए स्वास्थ्य स्तर, जो पृथ्वी का गिरता हुआ स्वास्थ्य स्तर है, पृथ्वी का जो गिरता हुआ स्वास्थ्य स्तर है, इस मुद्दे को उन्होंने अपने इस आर्टिकल के अंदर काफ़ी प्रभावशाली तरीके से उठाया है। एज ह्यूमन बींग्स हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम डिकेड्स एंड मेड द एनवायरनमेंट क्रिटिकल, यानी बताया गया है कि जो मानव जाति है वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन काफ़ी लंबे समय से, दशकों से कर रही है। और क्या कर दिया है मानव जाति ने? क्या कर दिया? पर्यावरण को जटिल बना दिया, यानी लगातार दोहन करने से पर्यावरण जो है उसकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। In 1972, the Green Movement helped environmentalists to raise awareness about the harmful condition of the earth, and since then the movement has been successfully educating people about the conservation of the environment. अब इसमें राइटर ने बताया है, नानी पालकीवाला ने बताया कि 1972 में जो है ग्रीन आंदोलन, जो ग्रीन मूवमेंट था, हरित आंदोलन था, उसकी शुरुआत हुई थी और उसने इस आंदोलन ने क्या किया था? जितने भी पर्यावरणविद हैं उनकी मदद की थी जागरूकता फैलाने में। क्या जागरूकता फैलाई थी? पृथ्वी की जो हार्मफुल कंडीशन है उसके बारे में लोगों में इन्होंने जागरूकता फैलाई और तब से ये आंदोलन जो है लोगों को शिक्षित कर रहा है, यानी इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस आंदोलन ने लोगों को शिक्षित कर रहा है। किस बारे में शिक्षित कर रहा है? पर्यावरण के संरक्षण के बारे में, यानी लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है कि पर्यावरण को किस तरीके से हम संरक्षित रख सकते हैं। तो ये शुरुआत 1972 से हो गई थी। तो मोटे मोटे तौर पर ये बातें बताई गई। अब आगे देख लेते हैं। आगे राइटर ने लिखा है, अर्थ इज़ लाइक ए पेशेंट whose health is declining and it is our duty to improve it। यानी नानी पालकीवाला बताते हैं कि पृथ्वी की जो हालत है वो एक मरीज़ जैसी है, एक पेशेंट जैसी है जिसकी हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम इसमें सुधार करें, हम इसकी रक्षा करें, हम इसका ध्यान रखें। In 1987, the term sustainable development was used by the World Commission on Environment and Development। अब राइटर ने आगे लिखा कि 1987 के अंदर एक अवधारणा का जन्म हुआ। अवधारणा क्या थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। यानी इस अवधारणा का 1987 के अंदर जन्म हुआ। किसके द्वारा? वर्ल्ड कमीशन बाय ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी इसके द्वारा इस अवधारणा को शुरू किया गया। और इस अवधारणा का मतलब था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है यानी वर्तमान में जो आपकी ज़रूरतें हैं उनकी तो आप पूर्ति करें, लेकिन साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ी जो है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनकी आवश्यकताओं का भी आपको ध्यान रखना है। यानी एक तरह से सामंजस्य स्थापित करके हमें चलना है। तो इसे ही मोटे मोटे तौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है। देख लेते हैं आगे क्या लिखा है इसके बारे में। Sustainable development can be defined as the development that meets the needs of the present, taking care of the needs of the future generation for natural resources। यानी यही बताया गया कि सतत विकास को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, उस विकास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसका मतलब है यानी अपनी वर्तमान की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति आप करिए, लेकिन साथ ही साथ अपने आने वाली जो जनरेशन है उनकी आवश्यकताओं का भी आपको ध्यान रखना है। इसे ही सतत विकास जो है कहा गया है।
In this chapter, it has been told that there are four principal biological systems that form the foundation of the global economic system. और इस चैप्टर में बताया गया है, क्या बताया गया है? चार जैविक तंत्रों के बारे में, चार मुख्य जैविक तंत्रों के बारे में बताया गया है, जो एक तरह से हमारा विश्व का जो आर्थिक ढांचा है उसका निर्माण करते हैं। और वो चार मुख्य जैविक तंत्र कौन कौन से हैं? फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड्स। यानी चार जो मुख्य जैविक तंत्र हैं, एक तो है फिशरीज यानी मछली क्षेत्र, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, फॉरेस्ट मतलब वन, और क्रॉपलैंड्स मतलब फसल क्षेत्र। ठीक है, तो इन चार क्षेत्रों को क्या है? मुख्य जैविक तंत्र बताया गया है। दीज फोर सिस्टम्स आर यूजफुल टू अस, और ये चारों तंत्र हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। दे सप्लाई अस फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर आर इंडस्ट्री, और ये हमें क्या करते हैं? भोजन उपलब्ध कराते हैं, और हमारे जो कल कारखाने हैं जितने भी, उनके लिए कच्चे माल का बंदोबस्त करते हैं। आगे देख लेते हैं। Because of our negligence to our environmental responsibilities, these four biological systems have been collapsed at a great extent. लेकिन हमारी लापरवाही के कारण, यानी हमारी जो जिम्मेदारियां थी पर्यावरण के प्रति, हमारी जो जिम्मेदारियां पर्यावरण के प्रति थी, उनकी लापरवाही के कारण, यानी हम एक तरह से पर्यावरण के प्रति बहुत लापरवाह हैं, और हमारी इस लापरवाही के कारण दीज फोर बायोलॉजिकल सिस्टम, ये जो चारों जैविक तंत्र हैं, वो एक तरह से बहुत एक काफ़ी हद तक क्या है? ख़त्म हो चुके हैं। इन पुअर कंट्रीज, अब गरीब देशों में, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन फॉर फ्यूल वुड विच इज़ यूज फॉर कुकिंग पर्पज़। अब यानी ये एक तरह से पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल को लिखा गया है। तो इसमें राइटर ने लिखा है कि इन पुअर कंट्रीज, गरीब देश जो हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है? फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन, यानी पेड़ वनों को काटा जा रहा है, फॉर फ्यूल वुड, लकड़ी जलाने की लकड़ी के लिए वनों को काटा जा रहा है, विच इज़ यूज फॉर कुकिंग पर्पज, और किस लिए? यानी भोजन बनाने के लिए जो लकड़ी यूज़ की जाती है, उस लकड़ी की पूर्ति के लिए वनों को दिन पर दिन काटा जा रहा है। देयर आर सम एरियाज वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वुड इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ फूड, और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर जो लकड़ी की कीमत है, जो जलाने की लकड़ी की जो कीमत है, वो खाने की कीमत से, यानी भोजन की कीमत से ज़्यादा है। वन ऑफ द रीजन्स फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और महत्वपूर्ण कारण भी बताया कि इसके पीछे कारण क्या है। यानी वनों का जो, पर्यावरण का जो दोहन हो रहा है, वनों का कटाव जो हो रहा है, वनों की कटाई जो हो रही है, एक अत्यधिक उच्च स्तर पर वनों की जो कटाई हो रही है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण राइटर ने बताया है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या है, वो इन सभी समस्याओं का कारण है। It is observed that about 1 million population is increasing in every 4 days, और एक तरह से एक अवलोकन किया गया है कि लगभग हर 4 दिन के अंदर 1 मिलियन पीपल, यानी 10 लाख जनसंख्या हर 4 दिन के अंदर विश्व की बढ़ रही है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, यानी हर 4 दिन में 10 लाख जनसंख्या है वो विश्व की बढ़ रही है। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, और ये एक अच्छा प्रतीक नहीं है। दिस इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और ज़रूरत है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जाए। वी मस्ट सी द वर्ल्ड एज ए होल एंड नॉट एज डिसोसिएटेड पार्ट्स, हमें इस विश्व को एक समग्र रूप से देखना चाहिए, न कि टुकड़ों में देखना चाहिए, राइटर ने कहा है। इट इज़ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, यानी कैसा व्यू होना चाहिए हमारा? एकदम समग्र रूप से, और एक पारिस्थितिकी रूप से जुड़े हुए हैं हम एक दूसरे से, तो हमें एक पारिस्थितिकी रूप में, समग्र रूप में इस संसार को देखना चाहिए, न कि इसे अलग अलग टुकड़ों के रूप में। अकॉर्डिंग टू लेस्टर ब्राउन, अब लेस्टर ब्राउन एक पर्यावरणविद रहे हैं, उनके अनुसार क्या है? वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर फॉरफादर्स, वो कहते हैं कि हमने इस पृथ्वी को हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं लिया है, बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन, बल्कि इस पृथ्वी को हमने हमारी आने वाली जनरेशन से उधार लिया है। और कोई भी चीज़ जो उधार ली जाती है उसे उसी रूप में लुटाया जाए तो उसे एक अच्छा व्यवहार माना जाता है। तो एक तरह से उन्होंने अपना जो विचार रखा है कि हमने जो है ये पृथ्वी है वो हमारे पूर्वजों से उधार नहीं ली, पूर्वजों से विरासत में नहीं लिए, बल्कि ये हमारी एक उधारी है, और इसे हमें उसी रूप में, जिस रूप में हमने लिया है उसी रूप में हमें इसे लौटाना है। तो इस तरीके से लेस्टर ब्राउन ने अपनी बात रखी है, और ये था चैप्टर आपका, और इस चैप्टर को मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस समरी को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। 2-4 बार सुनेंगे तो आप अच्छी तरीके से इस चैप्टर से गो थ्रू हो पाएंगे, अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन क्वेश्चन को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आज के इस वीडियो के बेस पर ही होगा, और इजीली आज के इस वीडियो के बेस पर आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा,
व्हाट चेंज ऑफ एटीट्यूड हैज़ द ग्रीन मूवमेंट ब्रॉट अबाउट, यानी क्या परिवर्तन आया हरित आंदोलन से, क्या लोगों के दृष्टिकोण में क्या चेंजमेंट आया वो देख लेते हैं। वी हैव ओवर एक्सप्लॉइटेड अर्थ रिसोर्सेज, यानी हमने प्रकृति के संसाधनों का बहुत अत्यधिक दोहन किया है। बट नाउ वी हैव होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड इन प्लेस ऑफ मैकेनिस्टिक वन, लेकिन अब हमारा दृष्टिकोण जो है वो चेंज हो गया। पहले जो हमारा दृष्टिकोण एकदम यांत्रिकी था, उससे हमारा दृष्टिकोण चेंज होकर अब क्या हो गया, अब पारिस्थितिकी और समग्र रूप से हम इस संसार को देखते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा ये जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हेन डिड दिस कॉन्सेप्ट बिकम पॉपुलर, यानी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, ये क्या है और ये विचारधारा, अवधारणा है कब प्रचारित हुई, कब चर्चा में आई, कब चर्चा का विषय बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी सतत विकास का मतलब यही है, इसे परिभाषित किया जा सकता है उस विकास के रूप में जिसमें हम क्या करें, वर्तमान में हमारी ज़रूरतों का तो हमें ध्यान रखना ही है, वर्तमान में हमारी ज़रूरतों की पूर्ति तो हमें करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें आने वाली जनरेशन की ज़रूरतों का भी ख्याल रखना है। इसे ही बताया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। और ये अवधारणा कब प्रचारित हुई थी, 1987 में, किसके द्वारा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, What does the notice the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia signify, यानी इस नोटिस का क्या महत्व है। नोटिस लगा हुआ है जाम्बिया में, लुसाका में एक चिड़ियाघर है, वहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ है और उस नोटिस में लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सबसे खतरनाक जानवर। अब इस नोटिस का महत्व क्या है वो पूछा गया है, और दूसरा क्या है, हु इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल, और कौन है इस विश्व का सबसे खतरनाक जानवर, उसके बारे में पूछा है। वाई इज इट सो, और ऐसा क्यों है। तो 3 प्रश्न एक प्रश्न में ही मैंने शामिल किए, आंसर देख लीजिए। द नोटिस एट द जू एट लुसाका डिक्लेयर्स मैन एज द मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी जो नोटिस लगा हुआ है लुसाका पर वो बताता है, जो लिखा हुआ है द मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी उस नोटिस में लिखा हुआ है द मोस्ट डेंजरस एनिमल, जबकि क्या है वहाँ पर, देयर इज़ नो एनिमल इन द केज, लेकिन वहाँ पर उस पिंजरे में कोई जानवर नहीं है। ऑन द डोर, उस जिस दरवाजे पर नोटिस लगा हुआ है उस पिंजरे में कोई भी जानवर नहीं है। ऑन विच द नोटिस हैज़ बीन पुट अप, यानी जिस पिंजरे के दरवाजे पर ये नोटिस लगा हुआ है उस पिंजरे में कोई भी जानवर नहीं है। देयर इज़ ओनली अ मिरर, वहाँ पर सिर्फ एक बड़ा सा दर्पण रखा हुआ है, इन विच अ विजिटर कैन सी हिज ओन इमेज, जिसमें अपना जो भी विजिटर वहाँ पर जाता है वो अपना चेहरा देख सकता है। तो कुल मिलाकर यही बताया गया कि इंसान जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। मैन इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी इंसान जो है वो सबसे खतरनाक जानवर है इस दुनिया का। इट इज़ सो, और ऐसा क्यों है, इट इज़ सो बिकॉज मैन अलोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द अर्थ इनटू एन एलिंग प्लेनेट, क्योंकि इंसान ही जिम्मेदार है पृथ्वी को एक बीमार ग्रह बनाने में, यानी पृथ्वी का सबसे ज़्यादा दोहन इंसानों ने किया है। पृथ्वी की जो वर्तमान में हालत है इसका पूरी तरह से जिम्मेदार कौन है, इंसान ही है, इसलिए इंसान को सबसे खतरनाक जानवर बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के मुख्य जैविक तंत्र कौन कौन से हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया, पृथ्वी के मुख्य जैविक तंत्र जो है वो 4 जैविक तंत्र हैं। कौन कौन से हैं, द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4। फर्स्ट है फिशरीज यानी मछली क्षेत्र, सेकंड है फॉरेस्ट यानी वन क्षेत्र, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, क्रॉपलैंड्स यानी फसल क्षेत्र। इन 4 क्षेत्रों को मुख्य जैविक तंत्र बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ आर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ यूजफुल टू अस। अब ये जो मुख्य जैविक तंत्र है वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए उपयोगी तो है। अब किस प्रकार से है, दे आर यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए उपयोगी हैं। दे सप्लाई अस फूड, ये हमें भोजन उपलब्ध करवाते हैं, एंड रॉ मटेरियल्स फॉर आर इंडस्ट्री, और हमारे जो कल कारखाने हैं उनके लिए हमें क्या करते हैं, कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक सिस्टम, और विश्व के आर्थिक तंत्र का एक ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है, इस चीज़ में ये हमारी मदद करते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज डिमांड ऑफ द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। अब भाई ये मुख्य जैविक तंत्र हैं, इनकी जब अत्यधिक डिमांड हुई तो इसका क्या परिणाम हुआ। तो आंसर हो जाएगा, जब इनकी अत्यधिक डिमांड हुई तो
आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग। अब इनके जो जैविक तंत्र हमारे चारों हैं, इनकी जब डिमांड होने लगी अत्यधिक, तो उससे क्या हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, और वनों की कटाई हो रही है तो वन गायब होते जा रहे हैं। फिशरीज आर कलप्सिंग, जो मछली क्षेत्र हैं वो भी नष्ट होते जा रहे हैं। ग्रास लैंड्स आर टर्निंग इनटू वेस्टलैंड्स, घास के मैदान हैं वो बंजर भूमि में बदलते हुए जा रहे हैं। एंड क्रॉप लैंड्स आर टेटोरेटिंग, और जो फसल क्षेत्र हैं उनका भी दिन पर दिन पतन होता जा रहा है। ठीक है ना। तो एक तरह से ये सभी चीज़ें जो हैं, ये जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम हमारे जो चारों हैं वो क्या हो रहे हैं, नष्ट होते हुए जा रहे हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी मानव जाति की अत्यधिक डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड के कारण इन चीज़ों का पतन होता हुआ जा रहा है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज सिस्टम्स इज हैम्पर्ड, और यानी इस अत्यधिक डिमांड के कारण ही जो उत्पादकता जो है इन सभी जैविक तंत्रों की वो क्या हुई है, बाधित हुई है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। What does the author say about the green moment in the lesson The Alien Planet? यानी इस चैप्टर के अंदर ग्रीन मोमेंट के बारे में ऑथर ने क्या कहा है, तो देख लेते हैं। द ऑथर सेज, ऑथर कहता है दैट वन कैनॉट रिकॉल, कोई भी याद नहीं रख सकता एनी मोमेंट, किसी आंदोलन को इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व के इतिहास में, विच हैज़ ग्रिप्ड the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green moment which started nearly several decades ago। यानी एक तरह से पॉइंट जो राइटर है वो कह रहा है कि ग्रीन मोमेंट ने जिस तरीके से मानव जाति को जकड़ा है, मानव जाति को आकर्षित किया है, ऐसा विश्व के इतिहास में कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है। इन 1972 में वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड, और 1972 में विश्व की प्रथम राष्ट्रव्यापी हरित पार्टी जो है उसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, न्यूजीलैंड में हुई थी। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, और तब से ही इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। तो ये मोटी मोटी बातें ग्रीन मूवमेंट आंदोलन के बारे में राइटर ने अपने इस आर्टिकल में लिखी थी। तो ये थे 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही साथ इस चैप्टर की समरी को भी मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर, ये समरी, ये क्वेश्चंस और ये समरी जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।